पहला ब्रेक जो है बड़ा खतरनाक था। अब ये इंटरव्यू का इत्तेफाक से हमारी अनुराधा पौडवाल जी भी सुने तो उनको भी मज़ा आएगा। ग्रीन रूम के अंदर जो म्यूजिशियन बैठते हैं पहले, तो वहाँ मैंने गज़ल सुना दी थी, तो वो बोला कर यार कमाल गा रहा है, जैसे गुलाम अली गा रहे हैं वैसे ही गा रहा लड़का, मगर ये अल्फाज जो है ना, इसके शब्द जो है शुद्ध नहीं है ना, व्याकरण, हाँ उच्चारण सही नहीं है। तो वो उसने मुझे काट दिया और बुलाया। जैसे ही पहली गज़ल हमने सुनानी शुरू की, इतने में वो गुलशन कुमार साहब की एंट्री हो गई। और पूरी चीज़ जो है, हम लोग जब उनकी मिसेज जो है उनके वहाँ म्यूज़िक तैयार करते थे ना, तो एक जो पिछली फिल्म थी, दोनों फिल्मों में वो म्यूज़िक में हमारे साथ बैठते थे। बैठते बैठते वो हमारे इतने दीवाने हो गए कि मुझे बोले कि मेरी तो आप गुरु बन जाइए। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके। हमारी उर्दू जो सही करवाई वो हमारे सलीम भाई, दोनों एस फोर है, एस फोर सलीम भाई, एस फोर श्रीलाल, है ना, एस फोर सुमित है। वेरी गुड। इंटरव्यूज तो बहुत होते रहते हैं बहुत चैनलों पे, हमें तो ज़माना हो गया आते जाते, मगर आज लफ्ज़ों को मैंने चाय पे बुलाया है, अगर बन गई बात तो गज़ल हो सकती है। बात भी होगी और गज़ल भी होगी, क्योंकि गज़ल और संगीत की दुनिया की दो सिरमौर आज हमारे खबर अपडेट के ख़ास मेहमान हैं, अली और गनी ब्रदर्स। बीकानेर के तेजरासर में जन्मे, देश विदेश में इन्होंने कई स्टेज शो किए हैं और राजस्थान का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं बात करूं तो अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे गायक इनके म्यूजिक डायरेक्शन में अपनी गायकी करते हैं। आइए आपको भी इनसे मुलाकात करवाते हैं। सर, खबर अपडेट में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। कैसा रहा गनी साहब, म्यूजिक का जो सफ़र है इसकी शुरुआत कैसे होती है? म्यूज़िक की शुरुआत बचपन से हुई है, बचपन से हुई है। इसमें भी काफ़ी लंबी दास्तान है, उसको शॉर्टकट में सुनाएंगे। बचपन से हमारी माताजी चली गई थी, इसलिए पिताजी ने साथ में सुलाना, और वो बहुत बड़े सिंगर थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे बचपन से साथ में सुला सुला करके और सुबह सुबह उठा उठा करके हमेशा रियाज कराया। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो उन्होंने क्या है कि वो गा गा के हमारे जो रूह में बसा दी। फिर वो माँ का बिछोड़ा और बाप का, फिर वो माँ ना होने का बच्चों के ऊपर जो दुलार उन्होंने जो लुटाया है ना, वो सारी चीज़ें जो है असर उसका हमारी रूह में बस गया। और वो जो दर्द छलक के जो आता है, जो फील आती है वो आसान नहीं है। लोग रियाज करते हैं, पकते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, अच्छी बात है, मगर ये जो लोग हमें पूछते रहते हैं कि आप हमें सिखाते हैं, तो हमें लगता है कि जो आपके अंदर जो बात आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है। गला तो हमारा भी बहुत चलता है, पर वो मैंने कहा भाई वो चीज़ तो 3 साल का होने के बाद हो जाओ, पहले वापस जाओ, वो तो अपनी माताजी को दुनिया से भेज दो और तब जाके तड़पो, तब जाके आएगी। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से शुरुआत जो है हमारी म्यूज़िक में, ये शुरुआत है हमारी। तो अली साहब, दो भाइयों की जुगलबंदी कैसे बैठी है? आप भी संगीत में, आप भी संगीत में, ये जुगलबंदी कैसे हुई? वो तो वही बात है ना, दोनों सगे भाई थे और हैं, और पिताजी के साथ दोनों, मैं इस तरफ ये उस तरफ होते थे। सरगम का वो साथ साथ ही रियाज करते थे, साथ साथ ही पढ़ते थे, स्कूल ही साथ जाते थे, तो ऑटोमेटिक ही एक जोड़ी बन गई, ऑटोमेटिक ही बन गई। स्कूल में सब अली गनी के नाम से हमें पुकारते थे, टीचर्स लोग भी बहुत प्यार करते थे। किसी भी स्टेज पर कोई भी प्रोग्राम, स्कूल का कोई भी ओकेज़न होता था, उसमें हम दोनों आगे रहते थे। और ये यात्रा धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी? तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते कोई एक अध्यापक थे, उन्होंने मेरा युवाणी में हम लोगों का
रेडियो युवाणी में एक प्रोग्राम आता था रेडियो में, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, उन्होंने बुलाया और हमें वहाँ पास कर दिया। तो वहाँ से रेडियो से शुरू हुए हम लोग। उसके बाद में फिर ये युवाणी को छोड़ के फिर बड़े वालों में जो बी हाई ग्रेड से और अप्रूव हो गए। वहाँ से फिर हम टेलीविज़न में गए, दूरदर्शन राष्ट्र जयपुर पे, वहाँ पे फिर हमारा शो हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटे छोटे शो होने लगे। पढ़ाई भी साथ चलती रही। मैं सादुल स्कूल में भी पढ़ा, बीकानेर हायर सेकेंडरी की मैंने। तो यहाँ बीकानेर में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हम जाते थे हम लोग। उसके बाद फिर कलकत्ता आपके दोस्त थे श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जी जोशी थे हमारे गांव के, हैं वो अभी बीकानेर में हैं। वो उस वक्त कलकत्ता रहते थे। तो पहले गनी बाई को वो लेके गए। मतलब मुंबई से पहले आप कलकत्ता गए? कलकत्ता का रुख किया, क्योंकि सुना था कि कलकत्ता में म्यूज़िक का बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ सीखने को भी मिलेगा और ट्रेंड होंगे वहाँ पे। फिर ट्रेंड हो के फिर वैसे तो टारगेट तो बॉम्बे ही था, लेकिन पहले कलकत्ता उनका साथ हो गया, वो ले गए। बॉम्बे ले जाने वाला कोई था नहीं, तो वो ले गए। फिर वहाँ से हमने बहुत ट्रेंड होना शुरू किया। हमने वहाँ पे उस्ताद मनोहर अली खान साहब की शागिर्दी में हमने सीखा, बहुत लोगों से सीखा। वहाँ से फिर बॉम्बे गए। तो गनी साहब कलकत्ता में कितने सालों तक रियाज किया, पॉलिश किया खुद को? कलकत्ता हम गए पॉलिश होने के लिए थे, ये बात सही है। और हमारे पिताजी ने भी कुछ हमें बचपन से वो रेडियो लगता था, पाकिस्तान लग जाता था, है ना। अच्छा। बीकानेर अच्छा लगता था रेडियो, या फिर पाकिस्तान लगता था। तो एक रेडियो हम लोगों ने कबाड़ा था कहीं से, तो रेडियो जो है हम लोग सुनते थे, तो पिताजी सुनते थे हमारे। तो एक आवाज़ आती थी रेडियो में, एक तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, और एक वो पाकिस्तान रेडियो से आवाज़ आती थी मेहदी हसन साहब की। तो वो सुन के उन्होंने ही हमें बताया कि यार ये कौन गा रहा है। तो हम बोलते थे ये तो मेहदी हसन नाम के सिंगर हैं, कमाल गाते हैं, इनका ख्याल रखो, इनको थोड़ा फॉलो करने की, सुनने की कोशिश रखो, उनको फॉलो करो, ये किस तरह से गाते हैं, लता जी कैसे गाती हैं, ये बहुत अच्छा गाती हैं, ये भी कमाल गाती हैं, इनको फॉलो करो, इनसे सीखो। कुछ सालों के बाद फिर गुलाम अली आए, तो वो भी उन्होंने फिर बताया कि गुलाम अली भी कमाल गाता है, ये भी है ना। तो वो गुलाम अली साहब मेरी साहब से वाकिफ़ है, तो उनको गाने लगे हम लोग, है ना। उनको गाते गाते क्या हमारे अंदर इतने बैठ गए कि हमने इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम लोग को इनको जो कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ते हम सब गा लेते हैं, है ना। एक गज़ल थी पारा पारा, जो बड़ी मुश्किल गज़ल थी, चुपके चुपके आई थी, बहुत हिट हुई थी। तो वो सब गज़लें हम गाने लगे। तो उन गज़लों को गाने के लिए फिर हमारे अल्फाज जो है उर्दू के होते हैं उसमें। तो हम तो गांव में बंजर धरती के रहने वाले, हमें कहाँ मालूम कि मतलब उर्दू क्या होती है, हिंदी क्या होती है, कुछ ज़्यादा शुद्धिकरण क्या होता है, व्याकरण क्या होती है, तो नहीं था ना। तो हुआ क्या कि हाँ, तो फिर वहाँ जाके जो है एक बेचारे कोई सलीम भाई नाम थे, तो एक प्रोग्राम में हमने गाया था धरती धुरारी, राजस्थान को। वहाँ जाके भी राजस्थान से शुरुआत की, तो धरती धुरारी सुनाया। तो ग्रीन रूम के अंदर जो म्यूजिशियन बैठते हैं पहले, तो वहाँ मैंने गज़ल सुना दी थी। तो वो बोला कर यार कमाल गा रहा है, जैसे गुलाम अली गा रहे हैं वैसे ही गा रहा लड़का, मगर ये अल्फाज जो है ना, इसके शब्द जो है शुद्ध नहीं है ना, व्याकरण, हाँ उच्चारण सही नहीं है। तो वो उसने मुझे काट दिया और बुलाया। फिर 6 महीने 12 महीने तक उसने रटा के हमारी उर्दू सिखाई हमें, और गज़ल को जो है गज़ल बोला जाता है। हाँ, अब हम नुक्तों का जो है ना, हम गज़ल बोलते थे। नुक्तों का प्रोनाउंसिएशन सही कराया, वरना नुक्तों का तो यूज ही नहीं करते थे ना। हाँ, तो नुक्ते हालांकि अपने हैं, हिंदी में भी है, शब्द बोलिए आप, शब्द बोलते हैं हम गांव में, जो है के शब्द है भाई इनको हैं, तो हम लोग क्या ऐसा बोलते हैं, मगर उसमें शुद्ध वो है शब्द। छोटा बे लगता है और शय लगता है, शंकर वाला, उसका मतलब क्या है? नहीं, वैसे श में नुक्ता नहीं लगता, श ऐसा नहीं जी। शय जो शंकर वाला है उसको शय बोला जाएगा, स नहीं बोला जाएगा। और जो आर वाला जो से है ना, रे वाला, उसमें से बोला जाएगा। तो ये फर्क है ना, ये फर्क उर्दू में होता है, तो कोई खास फर्क नहीं होता ज़्यादा। के, खे, गे और जय और फे, है ना, बस यही है नुक्ते वाले 5। कुल मिलाकर के इन चीज़ों का हमारे गांव में तो कोई मतलब ही नहीं था ना। तो
ऐसी ऐसी भाषा हमारे गांव की क्या होती है, के करो रहता है, इकट्ठा हुआ रहा है, खैर इस तरह की भाषा थी। तो हमारे गज़ल का मतलब क्या था हमें तो, मगर हमने वो गायकी के हिसाब से गुलाम अली भाई को उनको जो है मेहदी हसन साहब को हमने एकदम ऐसा कर लिया। गायकी तो हमने पूरी पकड़ ली, गायकी पूरी पकड़ ली, लेकिन अल्फाज अब अल्फाज कुछ समझाने वाले गांव में है ही नहीं कोई, कोई कौन समझाए। गांव वालों को खुद को पता नहीं वो कहाँ से समझाएंगे। तो सलीम भाई थे वहाँ पे कलकत्ता में, उन्होंने सारी गज़लों को एक एक लाइन को एक एक शब्द को सही करवाया नुक्ते के साथ। नुक्ते के साथ। अब जैसे ये गज़ल उन्होंने हमें रटाई सबसे पहले आ के सज्जादा नशी नशी कैस, बिंदी होती है, कैस हुआ मेरे बाद, ना रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद। अब लफ्ज़ है ना, तो ये चीज़ ये बंजर धरती के अली गनी पढ़ रहे हैं। तो हमने वो सलीम भाई का बहुत बड़ा करम रहा। श्रीलाल का करम तो ये रहा कि हमें कलकत्ता लेके गया, दोस्त है मेरा खास, दुनिया में अजीज़ सबसे अजीज़ दोस्त श्रीलाल तावड़िया, तेज रसर के रहने वाला, ठीक है, वो हमें गांव से निकालने वाला। ईश्वर होता है सब कुछ, मगर कुछ जरियत होता है, जरिया बनते हैं, है ना। वो उन्होंने निकाला और उसके बाद वहाँ जो मेरी हमारी उर्दू जो सही करवाई वो हमारे सलीम भाई, दोनों एस फोर हैं, एस फोर सलीम भाई, एस फोर श्रीलाल, है ना, एस फोर सुमित है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये भी कमाल है। और हमारे मैं आपको खुल के बता देता हूँ, छोटी सी बात है कि एस से जो है ना हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा काफ़ी लगाव रहा है, काफ़ी लगाव रहा है, ऑटोमेटिक हो जाता है, पता नहीं क्या है। खैर तो इस तरह से हम कलकत्ता गए, तो टारगेट तो बम्बई जाने का था। मैं ये मोहम्मद अजीज़ साहब, कुमार सानू साहब, ये सब हमारे कलकत्ते में गए थे। इनका छोटे छोटे ये लोग भी प्रोग्राम करते थे। आप कलकत्ता से मुंबई पहुंच गए, अब शुरू होता है अजियतों का दौर, परेशानियों का दौर, मुश्किलों का दौर। तो क्या क्या जी अब ये मुश्किलें हमें ज़्यादा क्यों नहीं आई? आई नहीं आई इसलिए, हाँ, मैं जब अकेला गया था 9 महीने बच्चा पेट पे रहता है, और 9 ही महीने का मेरा टारगेट था। अकेला जाके मैंने कहा पहले अकेला जाऊँगा, देखूँगा कि मुंबई का माहौल क्या है, बिल्कुल भूख मरने का सिस्टम है या मरी जाने का सिस्टम है, तो फिर अकेले जाएँ, फिर इस भाई को पर तकलीफ़ क्यों दे। तो पहले मैं गया, जाने के बाद देखा तो हमें बड़ी सपोर्ट मिली। मेरे शंभू सेन जी, दिलीप सेन, समीर सेन जो है ना, उनके फादर थे शंभू सेन जी। ये ईमान की बात है, ये कहनी बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने 5-6 महीने मेरे अपने पास भी रखा, मुझे सपोर्ट किया। काम के लिए सपोर्ट हो या ना हो, रहने के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। खैर तो हमें तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई। फिर अली के दोस्त थे मिस्टर दाऊलाल, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी वहाँ रहने की, डिपॉजिट मकान का देने की, महीने का देने की। और मेरे एक दोस्त प्रहलाद जोशी, जो उन्होंने पीपी नंबर दे के रखे हुए थे। ये बात मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू में बोल नहीं सकता, मगर ऐसी बात है कि मैं क्या बताऊँ, वो अपनी बीवी को ऐसे झाड़ता था कि अरे गनी क्या फ़ोन आयो कोई, उतने भी फ़ोन को पता को नहीं करो, तने शर्म आनी चाहिए। आगे भी कुछ बोलते हैं, मगर मैं इस पर नहीं बोलूँगा। यही मोहब्बत होती है। तो अब ये मोहब्बत कैसे भूलें गाँव की? अब लोग बोलते हैं गाँव से मोहब्बत, फिर गाँव से मोहब्बत इसलिए कर रहे हैं, गाँव वालों ने ही तो हमारा साथ दिया है। ठीक बात है। और बीकानेर के लोगों ने साथ बहुत दिया, यहाँ बहुत सपोर्ट किया हम लोगों ने, है ना। खुर्शीद भाई ने, और ने, जैसे कामेश भाई है, मनोहर सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे, नरेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी टीम थी, काफ़ी साथ दिया। तो इस तरह से फिर हम जो है बम्बई में ये हुआ। गनी साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, पहला ब्रेक बड़ा मुश्किल से मिलता है, आपको कैसे मिला? आहा, क्या बात है। ये पहला ब्रेक जो है बड़ा ख़तरनाक था। अब ये इंटरव्यू का इत्तेफाक से हमारी अनुराधा पौंडवाल जी भी सुने तो उनको भी मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि वो उनका वो नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में इस दिन आते हैं, है ना। तो उनका तो ये हमारे पे बहुत बड़ा कर्म रहेगा, सबसे पहले ब्रेक उन्होंने दिया हमें, समझिए ना आप। यानी मगर वो उनके तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो तो उनका कसूर नहीं है ना, वो तो हमारी स्ट्रगल का कसूर है। 4 मिशनों को ले के हम उनके पीछे फिरे, घूमे, और टारगेट आपकी दुआ से हम लोग दोनों भाइयों का ये था कि हमें टॉप के लोगों के साथ ही काम करना है, छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं। या तो लता मंगेशकर के साथ करेंगे, या अब इन दिनों जो नया वक्त चल रहा है, अनुराधा जी का, लता जी के बाद अनुराधा जी का नाम चल रहा है यहाँ पे। उस वक्त बहुत बड़ा नाम चल रहा था, गुलशन कुमार जी, अनुराधा जी का एक दौर था कि पूरी दुनिया जो है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे, वो जो करे वही हो, ऐसा जिसको छू ले वो हीरा बन जाए,
गुलशन जी में वो ताकत दी थी ईश्वर ने कि जिस सिंगर को छू लिया वो सिंगर स्टार बन गया, जिसमें से काफ़ी नाम तो आपको सबको मालूम ही है आपको। अब साहब तो हमने सोचा कि हमें वही टारगेट है हमारा, अनुराधा जी के साथ ही हमें काम करना है, गुलशन जी के साथ, ठीक है। अब हमने एक वो जो अर्जुन वाली जो मछली वाली जो आँख का जो निशाना है अनुराधा जी को लिया हमने, कि अनुराधा जी को ही हमें सुनाना है। तो किस तरह से कि लाली भाई से अनुराधा जी को हमने सुनाया और उन्होंने पसंद कर लिया। स्टूडियो में बुलाया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 5 मिनट हैं, जो सुनाना है आप सुना दो। तो 5 मिनट के बाद में जब हमने सुनाना शुरू किया तो फिर वो उन्होंने कहा कि फिर आराम से सुनाइए। बोले आपका कोई लिमिट की बात नहीं है, आप अपना अनलिमिटेड टाइम आप आराम से सुनाइए। वो समझ गए ना, आर्टिस्ट हैं, मैं सोची बड़े अच्छे कलाकार हैं। तो उन्होंने बड़ा तबीयत से सुना हम लोगों को, आराम से रिलैक्स होकर बैठ गई। और हमें ये फील नहीं होने दिया कि भाई इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं तो इतनी जल्दी में है, अभी हम जल्दी हड़बड़ी में सुनाना है, वो महसूस नहीं होने दिया। बिल्कुल ईजी बैठ गई हमारे सामने और हमें एकदम ईजी कर दिया। तो बड़े आराम से हमने इसमें 3 गज़लें उन्होंने उसी वक्त सेलेक्ट कर ली। ठीक है, 3 गज़लें तो उन्होंने सेलेक्ट कर ली, लेकिन एक चौथी गज़ल के लिए भी आपका नंबर आया था, उसका जिक्र अली जी करेंगे। जब 3 गज़लें उन्होंने सेलेक्ट कर ली तो उन्होंने कहा कि कल अजीत कोहली साहब हैं, उनके मैनेजर हैं टी सीरीज़ के, तो उनको सुनाना है, उनको सुनाने के बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उनको सुनाने गए तो हमारी डायरी थी, वो 3 गज़लें एक साथ लिखी हुई थी। तो हमने वो डायरी खोली हुई थी और जैसे ही पहली गज़ल हमने सुनानी शुरू की, इतने में वो गुलशन कुमार साहब की एंट्री हो गई। तो वो उस वक्त गुलशन कुमार साहब का बहुत बड़ा दर्जा था और बहुत बड़ा हुआ था, म्यूज़िक के भगवान माने जाते थे भाई। अगर गुलशन कुमार साहब ने हाथ रख दिया तो फिर बेड़ा पार है। तो वो आते ही हम लोग हड़बड़ा गए, सभी हड़बड़ा गए और हम लोग सब खड़े हो गए। तो वो उन्होंने कहा कि अरे आप चालू रखें, जो क्या करें, जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। तो इतने में डायरी तो मैंने बंद कर दी, वो आए थे तब। अब वो जो सुनानी थी वो गज़लें तो निकली नहीं, जल्दी में ढूंढे कहाँ से जी, टाइम लगता है और वो उनको टाइम कहाँ है। तो जो पहली गज़ल आई वो नई गज़ल थी, उन तीनों के अलावा थी, वो चौथी गज़ल थी और उसकी ट्यून भी नहीं बनी हुई थी। तो इन्होंने गनी भाई ने कहा कि आप टैप रिकॉर्ड चालू कर दो, फिर तो ट्यून भूल जाएंगे। बैग में से निकाल लिया टैप रिकॉर्ड जो है ना, छोटा वाला हम रखते थे साथ में, तो जैसी कोई चीज़ याद आती तब रिकॉर्ड कर लेते थे। तो हमने इशारा किया, मैंने कहा टैप रिकॉर्डर खोल लो। तो इन्होंने बैग का एक चैन खोल के ऊपर से वो टैप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया, क्योंकि बात भी याद नहीं रहेगी ना, धुन अभी बना रहे हैं और ये बोल रहे रिकॉर्ड करिए, तो फिर धुन याद नहीं रहेगी तो ये रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम। तो टैप में रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। और वो चीज़ थी जो आज हमारे चंदन दास जी जो इतने बड़े सिंगर हैं गज़ल के, उनकी सबसे हिट गज़ल है वो, क्या है वो? इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। ये गज़ल, इसी गज़ल से शुरुआत हुई थी टी सीरीज में और फिल्म इंडस्ट्री में हमारी स्ट्रगल यानी सक्सेसफुल की, समझ लीजिए आप, कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था ये। हाँ ये टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल। और इसके बाद तो फिर उसमें एक गज़ल थी अपने मुमताज़ राशिद साहब की। तो मुमताज़ राशिद साहब का हमको पता ही नहीं था, हमने तो कोई ये पत्रिका में कोई छपी हुई थी गज़ल, वो गज़ल लेके कलकत्ते से हमने वो ट्यून बनाई थी और वो उनको सुनाई थी, वो पसंद आ गई। तो टी सीरीज़ वालों ने रिकॉर्ड तो कर ली। अब वो बोले कि वो मुमताज़ राशिद कौन है, उनको लाओ, एनओसी चाहिए उनकी, हमको मालूम नहीं एनओसी क्या होती है। हमने कहा कि अब कहाँ ढूंढें। अब ये भी मालूम नहीं है कि मुमताज़ राशिद साहब कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या चक्कर है। अच्छा। हाँ, और बाद में हमने पता लगाया
तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये माहिम में एक जगह है वहाँ पे जहाँ बहुत बड़ी दरगाह भी है, तो दरगाह के पास वो रहते हैं। तो हम लोग दोनों गए वहाँ पे ढूंढने के लिए। अच्छा। तो ढूंढने वहाँ पूछा तो हर कोई आदमी जानता था उनको, बहुत नामवर आदमी थे ना वो चांदी जैसा लंग है तेरा, ये सब। पंकज उधास की बहुत गज़लें उनकी लिखी हुई है ना। हाँ, बहुत हिट है, ज़्यादातर गज़लें उनकी लिखी हुई हैं। तो फिर हमने कहा कि भाई कि मुमताज़ राशिद साहब यहाँ रहते हैं? बोले हाँ हाँ। तो कहीं जगह पीछे कहीं रहते थे, तो कोई आदमी बुलाने गया उनको, आ गए वो। आने के बाद हमने उनको बताया, और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि उस वक्त अनुराधा जी का बहुत नाम था, तो उनको भी खुशी हुई, पर हमें जाहिर तो नहीं होने दिया। अच्छा। मगर उस वक्त उन लोगों को, बम्बई वालों को मालूम था कि अनुराधा जी को रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी बात है, और हमें वो इतना वो नहीं लग रहा था। तो हमने कहा कि आपकी ये गज़ल, हम डर डर के बोल रहे हैं क्योंकि हमने जुल्म कर चुके हैं ना हम लोग तो बोले आपकी जो है ना एक गज़ल रिकॉर्ड हुई है टी सीरीज़ में। टी सीरीज़ में रिकॉर्ड हुई है। गुस्सा हो गए? गुस्सा नहीं, मतलब ताजुब कर रहे हैं, ताजुब कर रहे हैं। बोले यार ये तो लड़के से लग रहे हैं और बात इतनी बड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा टी सीरीज़ में गुलशन जी के वहाँ पे अनुराधा पौंडवाल जी ने गाई है आपकी गज़ल। अनुराधा पौंडवाल ने गाई है? अच्छा, तो क्या करना बोलिए? आपकी एक एनओसी चाहिए। पहले तो आप सुन लो ये गज़ल कौन सी है, आपने कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर दी है? अच्छा। हाँ, कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हुई है, वो सुन लीजिए आप। हाँ। अगर रिकॉर्ड कर दी है तो फिर उस ट्यून पे हमें दूसरी गज़ल लिखवानी दूसरी गज़ल रिकॉर्डिंग पड़ेगी। तो बोले वो सब हो जाएगा, मुझे सुनाओ चलो। और मैंने कहा आपका पेमेंट भी करवाना है, उसके लिए भी बुलाया है कंपनी ने। तो कब चलना है? मैंने कहा आप, मैं बात कर लूँगा, तो आप आपको नंबर दे दीजिए मुझे। तो हम लोगों को नंबर दे दिया उन्होंने, फिर कल का टाइम ले लिया। तो वो आ गए। वो आने के बाद जब स्टूडियो में, बड़े स्टूडियो में गुलशन कुमार गए, गोल्डन चैरियट में, गोल्डन चैरियट में बैठ के सुना बड़े स्पीकरों के साथ। वो गज़ल थी कोई हलचल। गा के सुनाइए साहब। हो कोई हलचल ना सदा है मुझ में, कोई हलचल ना सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई हलचल ना सदा है मुझ में। तो ये गज़ल उन्होंने सुनी। अब यहाँ से कौन सा टर्न ले रही है यहाँ से जिंदगी? फिर वो टर्न हो रहा है दूसरा। बहुत बड़ा हो रहा है अब यहाँ से। देखिए कि वो उन्होंने सुनी, हम तो खुश हो रहे हैं कि ये आ गए और ये एनओसी दे देंगे और हमारा पीछा छूट और जाएगा, ये पेमेंट ले जाएंगे। रुपये में ले जाएंगे, हमारा काम हो गया। हम, हमारी जान झमेले में थी उस वक्त तक। तो बोले हाँ माशाल्लाह क्या कंपोज किया है, बहुत अच्छी क्या यार गाया अनुराग जी ने। बहुत यार अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यार उन्हीं लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बच्चे बहुत बढ़िया। अब वो उनको उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट का चेक दिया गया था उनको, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, है ना। क्यों ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुशी वो होती है ना। चाहे वो मुमताज़ भाई को, चाहे हमें उसको, वो मैंने खुशी वही होती है। तो वो खुशी भी उनको भरपूर हुई और गज़ल इतनी बड़ी जगह रिकॉर्ड हुई। और हमें भी उन्होंने अपना इजी से बोले फिक्र मत करो, मैं जो भी चाहूँ मैं कर दूँगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। उस वक्त लिख के दे दिया उन्होंने और हमारी बस। और उन्होंने फिर क्या किया हमारे लिए, उनका भी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा हाथ है। मुमताज़ राशिद साहब ने वो गज़ल सुन के बंद मुट्ठी जाके, पंकज उधास जी के वो ख़ास थे एकदम। पंकज उधास के वहाँ जो भी पंकज उधास जी के यहाँ जो भी गज़ल सेलेक्ट होती थी ना, तो उनके द्वारा होती थी। ये गाओ ये मत गाओ, ऐसा होता था। चाहे शायर कोई भी हो, सेलेक्ट वही करते थे। सेलेक्ट वही करते थे और बड़ा ईमानदारी से करते थे। वो ये नहीं करते थे कि भी मेरी गज़ल रिकॉर्ड ज़्यादा हो और किसी के ना हो, कम हो। तो उन्होंने बोला कि यार उस वक्त एक दौर था, अब आप सुन लीजिए बात, कि जगजीत सिंह साहब की 2 एल्बम बहुत सुपर डुपर हिट चल रही थी और हमारे पंकज भाई की कुछ 1-2 एल्बम शायद कुछ कम चली थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। क्योंकि ये 2 ही नाम थे, मेन नाम पंकज उधास और जगजीत सिंह, है ना। और अभी तो पंकज भाई अकेले रह गए हैं, वो जगजीत चले गए। तो ये 2 ही नाम यहाँ रहे इंडिया के अंदर, है ना। और कोई नाम आगे पीछे थोड़े ये 2 ही रहे हैं, बाकी तो ठीक है। आसपास तो गुसर फुसर होती नहीं, वो ठीक है।
मगर कोई दम नहीं। मैं ये खुल के बोलता हूँ कसम से, कोशिश बहुत लोगों ने करी चांद मगर सूरज तो दो ही हैं, चांद सूरज दो ही है, बाकी तारे सितारे तो हैं आसपास, सितारे का है ना। तो वो तो अपने यहाँ भी से गजल सिंह बहुत मिल जाएंगे, वो बात अलग है। खैर हुआ क्या सर, सुमित साहब के फिर उन्होंने पंकज जी को बोल दिया कि आपको तलाश थी ना कि कुछ नया करें, कुछ नया करें और अभी नया कर सकते हो आप। बोले क्या? ऐसे कंपोजर है कि तबीयत खुश हो जाएगी, तो जल्दी बुलाओ। क्यों? पंकज उदास साहब को मुमताज़ भाई कह रहे हैं तो फिर वो तो होना ही था काम। बात सच है। अब साहब उनकी कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी किसी स्टूडियो में, वो भी मधु बालाजी की बहन है मधु जी, उनका स्टूडियो था, उस स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। हमको सेकंड डे जो है वहाँ बुला लिया। हाँ बुला लिया तो हम लोग कहीं वो खाना खा रहे थे, आइए खाना खाइए ये है। उसके बाद जो है आपकी तो पंकज दास, अच्छा हम लोग पहली बार ही मिले पंकज दास से हैं। हाँ शोबों में काफ़ी कलकत्ते में मिले थे, वो बात अलग है। और उस वक्त तो हमें कोई इतना कोई वो था नहीं, तो मिल के बहुत खुश हुए। खाना खाया, खाना खाइए आप लोग खाइए। मैंने कहा खाना तुम लोग खा के आए हैं। हम बैठ गए खाना खा के, फिर बोले कि आप तो मुमताज़ भाई बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, कौन सी गज़ल आपने रिकॉर्ड करी है अनुराधा जी की, तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपकी, तो हम भी चाहेंगे आपके साथ काम करना। मैंने कहा आपके लिए तो हमने गज़लें ऐसी बना के रखी है कि आप हैरान हो जाएंगे, खजाने हैं। क्योंकि अभी तो हमें कॉम्पिटिशन में जा गया ना, तो डरते हुए तुम वैसे भी नहीं है। डरना तो खुदा से है, ईश्वर से डरना है, किसी और चीज़ से डरना है। सही बात। तो साहब तो बोले आप कब आएंगे घर पे? तो मैंने कहा आप जब बोले, हम तो फ्री हैं, हम तो आप बुलाएंगे तो फिर और काम क्या करना है हमको, सबसे बड़ा काम वो है, हमारा तो यही काम है। हमारा तो यही काम है। दूसरे दिन गए, 6-7 गज़लें सुनाई से कि सब की सब, एक गज़ल पे भी ये नहीं कहा कि ये अलग बनाओ या सब सेलेक्ट कर ली। क्या बात है। और 15 गज़लों का एल्बम का पूरा मतलब कैटलॉग बोलते हैं क्या, डबल एल्बम का पूरा एल्बम दे दिया। अब वो एकदम पूरा दे दिया ये आप करोगे। और खुशखबरी ये भी थी कि लता मंगेशकर जी और पंकज उधास साहब गाने वाले थे, ठीक है। हाँ ये भी मैं एक छुपी बात बताता हूँ, मगर लता जी के पास टाइम था नहीं, टाइम नहीं दे पाए। बोले 2-3 साल लग जाएगा। तो मैंने कहा 2-3 साल उनके पास तो टाइम है, माफ़ कीजिए, मगर हमारे पास टाइम नहीं, हम नए आए, हमें बहुत जल्दी चाहिए। तो आप हमें हमारा काम ईजी हो, बस जल्दी हो। हम जल्दी लगी हुई थी, बड़ा काम आए, जल्दी बड़ा आए। और हुआ क्या कि हमने एक सजेशन कर दिया उनको, हमने राय दी। राय क्या क्या थी राय? हमने राय दी कि आप अभी फ़िलहाल जितनी सिंगर्स हैं फीमेल, उनमें ये साधना सरगम अच्छा गाती हैं, तो आप साधना सरगम को मेलोडियस आवाज़ है और ले लो, और वो जल्दी एल्बम भी हो जाएगा और वो बहुत अच्छा गाएगी। तो उन्होंने फिर वो मान लिया। अली साहब, मिस्टर कबाड़ी और बारात कंपनी, इन फिल्मों में आपका संगीत गया, कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या लगा, कैसा महसूस हुआ? ये भाई साहब, हाँ गानों की तारीफ बहुत हुई। देखिए आपकी दुआ से एक फिल्म रिलीज हुई थी पहली नज़र का प्यार, दूरदर्शन पे अक्सर आती रहती है, शायद आप लोग नहीं देखे तो आप देख लेंगे। उसमें हमारा म्यूज़िक है, म्यूज़िक की बेपनाह तारीफ़ है, और हमें म्यूज़िक की रॉयल्टी भी बहुत मिलती है ना। हम कोरोना काल में रॉयल्टी इतनी मिलती है IPRS की कि हमें कोरोना काल में एक एहसास नहीं हुआ थोड़ा बहुत भी कि अब पैसा कहाँ से आएगा और हम क्या करेंगे। तो वो उन गानों का कमाल है, क्योंकि म्यूज़िक हमारा जिस फिल्म में गया है तारीफ़ हुई है। अब वो बाद में डायरेक्टर साहब या हीरो या जो कास्टिंग, फिल्म नहीं चलती है या कुछ चली कुछ नहीं चली, तो वो चलने में हमारा म्यूज़िक की तारीफ़ हुई है। तो हमारा काम तो म्यूज़िक का है ना। अली साहब, गज़ल गायकी और म्यूज़िक डायरेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हुई। बड़ा अच्छा सवाल है। आप दोनों ही काम करते हैं, कैसे फोकस करते हैं दोनों चीज़ों के ऊपर, वो भी एक साथ? सॉरी, गायकी तो गायकी है, और ये कंपोज करना जो है, म्यूज़िक ट्यून करना, ये एक है तो वैसे गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है कि शब्दों को सुर देना, जो शब्द जो चाहे वो ही सुर देना, ये वो ही देता है। फिलहाल किसके ऊपर फोकस है? दोनों ही ऊपर है। दोनों पर ही? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी कंपोजिशन हो और हमारी गायकी हो। बहुत बढ़िया। गनी साहब, आपने हमारे जगजीत सिंह है उनका जिक्र किया, और मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि उनका राब्ता आपके साथ भी रहा है।
रहा है, वो आपसे मांड सुना करते थे। जी। क्या वाकया है? ये वाकया वो है कि उनके ही म्यूजिशियन है कुछ, जैसे संजीव सेन तबले में उनके पास 7 परमानेंट थे, दिलीप सेन, समीर सेन ना, तो वो समीर सेन साहब के छोटे भाई हैं संजीव सेन। उन्होंने एक कैसेट, और एक दीपक पंडित भी है, तो उन्होंने भी तारीफ़ की, बोले गज़ल एक मांड की कैसेट आई है राजस्थान में, जो अली गनी है और उन्होंने अली भाई ने गाई है और अली गनी म्यूज़िक है ये। तो वो जगजीत सिंह साहब को बोले, को उनके साथ जगजीत सिंह साहब वो 24 घंटे से रहते थे, है ना, म्यूजिशियन थे, तो हर वक्त बैठना उठना उनके साथ रहता था उनका। तो उन्होंने बोला जगजीत भाई ये कैसेट हमारे पास आई है, कमाल गाए मांड, आपने ऐसी नहीं सुनी होगी। कौन सा था वो? वो जरा सुनाओ। वो केसरिया बालम, और केसरिया बालम के 2 वॉल्यूम थे। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश, काई थाने प्यारो लागे परदेस जी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। अल्लाह जिलाई बाई हमारे बीकानेर की शान है। बिल्कुल, अल्लाह जलाई बाई ने ही सबसे पहले केसरिया बालम यहाँ इसीलिए कह रहा हूँ। पॉपुलर किया। और वैसे हमें ऐसा सुनने में आता है कि बीकानेर का ही गाना है ये मांड बीकानेर की। ये जो केसरिया बालम है ये बीकानेर की मांड है। एक बात और है, जैसे मांड लोग सोचते हैं कि ये केसरिया बालम ही है। मांड एक शैली है, एक अंदाज है, एक स्टाइल है, उसमें बहुत सारे गाने हैं। केसरिया बालम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ना, इसलिए केसरिया बालम सुनते लोग तो हाँ मांड है, तो मांड कोई ये नहीं है, मांड बायरिया भी है, मूमल शैली अंदाज जीते रही है। तो उसमें क्या है कि कुछ 2 सिंगर हम जो ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं ये जिक्र किए बिना नहीं रहूँगा, जिसमें बिहारी लाल कथक और पंडित शिव कुमार शर्मा ना, पंडित शिव कुमार जी, शिव कुमार जी शर्मा जो हमारे राजस्थान के थे, वो सितार स्रोत वाले, सॉरी संतूर वाले नहीं, वो अलग हैं। लेकिन अल्लाह जुलाई बाई ने जो अल्लाह जुलाई भाई ने केसरिया बालम को ज़्यादा पॉपुलर किया और गाया, और बहुत अच्छा गाया था। और वो तो उनको बहुत सारी मांड पद्मश्री मिला उनको, वो मांड बड़ी गायिका है। और लेकिन हमने जो है हमारे जो अभी इन्होंने बताया नाम, बिहारी लाल जी कथक, शिवराम जी, हमारे फादर। अब हमारे फादर की बात मैं आपको बताऊं कि हमने, आप यकीन मानिए, जो अल्लाह जुलाई भाई जी हों, चाहे वो आपके शिव कुमार जी, बिहारी लाल कथक जी, मगर हम ये बोलने में बिल्कुल खुशी महसूस करेंगे कि हमारे फादर का नाम नहीं हो पाया, पर जो गायकी हमने इनको भी सुना है, उनको भी सुना है। हमने वो जो पलटा आने का जाने का जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का था ना, एक पलटा होता है गायकी में, ऊपर जाना नीचे आना, ठीक है, वो जिसके ऊपर ऊपर वाली देन होती है उसी में होता है। वो हमारे फादर में ऐसा था कि हमने कहीं नहीं पाया। हमारे फादर बड़े गायक थे, बहुत बड़े गायक थे, मगर वो यही तो गुस्सा था कि हम निकले बाहर, हमारे फादर ने इतनी बड़ी जो है, इतने बड़े टैलेंट को जो है गाँव में ये कर दिया, तो हमें गुस्सा था। नहीं, उनका नाम आप लोग आगे बढ़ा ही रहे हैं। ना वो उनका ही नाम बढ़ा रहे हैं, वो उनकी देन है हमारे अंदर, उनका ही कर्म है, उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। वो गांव में रहते थे ना, तो गांव में कोई भी साधु आते थे संत, तो वो उनसे मिले बिना नहीं जा सकते थे। वो गाँव वाले बोलते थे कि सुराजुद्दीन जी को सुरजाराम जी बोलते थे, ये भी इंटरव्यू में जाने बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, कि हमारे गांव में मेरे वालिद साहब को, पिताजी को सुराजुद्दीन नाम उनका, तो उनको सुराजुद्दीन हमारे अपने जाटों को, भाइयों को, सब ब्राह्मणों को नाम नहीं आता था गांव के हिसाब से, तो वो सराजू को समझ में नहीं आता, वो सुरजाराम बोले लगे, ठीक है। तो सुरजाराम के कहने जाओ भाई, साधु संत आया तो मानो तो भाई समझ सके कि साधु संतों की जो अंदाज है, इनकी जो रूह है, आत्मा है, वो सुरजाराम जी समझ सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं। तो सारे साधुओं को हमारे पिताजी के घर पे ही आते थे सब,
और पिताजी वो वाणी जो है ना कबीर वाणी, और पिताजी को हमने सुना है, वो बाणी सुनेंगे इनसे। वो ऐसा, हम छोटे थे, वो साधु एक बैठा हुआ है, बैठा हुआ नहीं, बैठे हुए हैं, वो फकड़ संत गांजा पी भरा हुआ है, हैं? और फकड़, उनको क्या परवाह है, पी रहे हैं। और उन्होंने गाना शुरू किया, मेरे पिताजी ने बाजा लेके अपनी मांचे पे, खाट पे, जो हम लोग खाट बोलते हैं, वो मंजी पे बैठ गए। और बैठने के बाद साधु भी बैठे हैं सामने मंच पे, और उन्होंने गाया एक, इसको बोलते हैं काल चेतावनी। एक वाणी होती है, भजन होता है ना, बाहर लोग तो उस काल चेतावनी मतलब यार ये ज़िंदगी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक दिन फानी है, हैं? और क्यों गुरु कर रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो, वैसा एक काल चेतावनी बोलते हैं उसको। तो उस वो जो गाते थे ना, तो ऐसा लवलीन हो गए थे वो साधु, मुझे अच्छी तरह याद है। वो बोले, अरे सुरजा बंद कर दे यार, तुम गाँव में ज़्यादा गाँव वालों को मत सुना, ये सब सारे सब साधु हो जाएंगे। अरे वाह, सब साधु हो जाएंगे, बच्चों का क्या होगा, मत सुनाया कर गाँव वालों को। और वो कौन सा था, पानी कौन सी थी वो, कौन सी वाणी थी वो? तन के रे पिंजरे में मन के रस सुवा, दिलरी खिड़की दे खोल भाई, थारो काई तो लागे रे धन मोल पंछी मायला, साचा बोल पूरा तोल भाई। धन परिवार कुटुंब सब झूठा, रे झूठा झामर झोल भाई, कहो हंसला कितने दिन रवोला, कहो हंसला, हंस रूपी जो अपने जीव है, कितने दिन रे बोला, थारे जावणेरा बाज रया, ढोल लोभी जीवड़ा, सांसो सांस सोहंग बोल भाई। विरक्ति का भाव। हाँ गोरखनाथ जी की लास्ट में है, हाँ, अब का हाय हाय, कब रे मिल मिलाला, आडा पड़ जासी झोल भाई, गोरखनाथ गिगन घर घर जे, गोरखनाथ गगन घर गरजे, अब कानारा दहाटा दे, खोल पंछी मायला, साचा बोल पूरा तोल भाई। मैं सच्चा बोलता हूँ, वो सही कहते थे। नहीं तो सब साधु बन गए होते। साधु बन गए होते। वो बोला सुरजा बंद कर दे, मैंने मुझे मैंने सुनाया कर सुरजा, गाँव में मत सुनाया करो, गांव में सब गांव वाले साधु हो जाएंगे, मत सुनाया कर ये चीज़। सही कहते थे। इस तरह से वो एक बैराग जाग जाता था अंदर सुन के। और वो संत जो है ऐसे झूम रहे हैं, ओ वाह रे सुरजा जी यार क्या बात। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो है इस तरह से कवि थे, इतने बड़े सिंगर थे हमारे पिताजी सिराजुद्दीन जी एंड सुजाराम जी, ठीक है। और हम तो अभी भी हमारे गांव में रहते हैं। मुझे भी मेरी पड़ोस में जो मेरी चाचियाँ ताइयाँ जो है, कोई ब्राह्मण में है, कोई जाट बोलते हैं घनश्याम कद आया। अच्छा ऐसा भी कहते हैं गंदीराम कद आया। औरतें जी मेरी चाची ताई ये सब, मैं तो काकी जी में 2-3 दिन हुए आए ना, अरे गन्नू कद आया। यही तो खासियत है गाँव की। हमें वही सुनना चाहिए, हमें वही सुनना है। हम लोग आते हैं भाई साहब, हमने आज तक प्लॉट सब लिए बीकानेर में, मगर आज तक हमने कोई मकान नहीं बनाया गांव में। हमें खुशियाँ। ओमपुरी वो तो एक्टर थे और एक्टर ठहरे, हाँ, उनसे क्यों इतनी दिल लगी? उनके साथ क्या वाक्या? उनके साथ ऐसा हुआ कि वो उनकी जो मिसेज जो है ना सीमा कपूर जी, जो अनु कपूर जी की बहन है, जी। तो वो हमें बड़े छोटे भाइयों की तरह मानती हैं, है ना।
तो उनके जो भी सीरियल हो या म्यूज़िक फिल्म हो, उनकी फिल्म जो है वो अभी नेट पे रिलीज़ है। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट किया। मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मेरी जानकारी में ये बात आई कि जो ओमपुरी है वो भी आपसे ज़िद करते थे कि मुझे गाना सिखाओ। हाँ, ओमपुरी जी जो है, हम लोग जब उनकी मिसेज जो है उनके वहाँ म्यूज़िक तैयार करते थे ना, तो एक जो पिछली फिल्म थी, दोनों फिल्मों वो म्यूज़िक में हमारे साथ बैठते थे। बैठते बैठते वो हमारे इतने दीवाने हो गए कि मुझे बोले कि मेरी तो आप गुरु बन जाइए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा महाराज आप इतने बड़े स्टार हो, कौन से मैं गुरु नहीं, मैं तो चला ही हूँ, मैं गुरु नहीं बन सकता, आपको बनना ही पड़ेगा, मैंने गुरु माने तो आप कैसे नहीं मानोगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गुरु मान लिया। तो मैंने कहा चलो फिर आओ। तो वीडियो भी उनकी विशेष नहीं बनाया, जो हम उनको बड़ी बहन मानते हैं। पहली फिल्म तो थी हमारी NFDC की हाट बाजार, वीकली बाजार हाट, उसके वो NFDC के खुद चेयरमैन थे ओमपुरी साहब। तो वो आते थे म्यूज़िक सुनने के लिए। उनकी मिसेज थी डायरेक्टर उस फिल्म में, तो उस फिल्म उनके देख रेख में हुई थी सारी। तो रोज़ हमारा गाना सुनते। मैंने एक बार बायरिया गाया था, उसमें फिल्म में गाया है हमने। बायरिया हमारे राजस्थान का लोकगीत है। बायरिया गाया तो वो बोलो रोने लग गए थे। अच्छा। हाँ, मैं गाया, मैं वो गा के मॉनिटर रूम आया ना, तो उन्होंने कहा मैं तो अभी फूट पड़ता। सुनाएंगे हमें भी सुनाएंगे। हाँ तो है ना, रूख गयो है सूख रे, यहाँ पेड़ झर गए सारे पात। लिखा भी अशोक चक्रधर जो व्यंग्यकार है। हाँ, वो उन्होंने लिखा था। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बड़ा नाम है। अपने जी से जानियो मेरे जी की बात, सजना रा बयरिया धीमो मधुरो चा। क्या बात है, क्या बात है। धीमो रे मधुरो चाल रे बायरिया, सेनारा बायरिया धीमो मधुरो चाल। ये था बायरिया। जी। तो वो बायरिया उनको बहुत पसंद आया था, रोने लग गए थे सुन के। तो हमने उनको पूछा कि आपको भाई समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे फील आ गई। बल्कि नहीं यार, इस धुन में और उसमें आपके सुनाने में भाव इस तरह का है कि मुझे पूरा समझ में आ रहा है। भाव की बात। भाव, मैं एक्टर हूँ ना, तो मैं तो भाव ही करता हूँ। ठीक बात। भाव को पूरी तरह समझ गया मैं। वो बुला रही है, कुछ बायरिया से कुछ बात कर रही है, ऐसा ही तो कुछ है। बायरिया मतलब जो हिंदी में बयार बोलते हैं, बयार से बायरिया होता है। बयार। तो इस तरह से हम उनके नज़दीक आ गए थे फिर ओमपुरी साहब के। फिर भाई साहब से वो गाना सीखने लगे। वो एंजॉय करते थे। तो सीखते सीखते उन्होंने, उनकी मिसेज ने जो हमारी बड़ी बहन की तरह सीमा कपूर जी, उन्होंने वो वीडियो बना लिया था। है ना, उनको मालूम नहीं था, उन्होंने अचानक भेजा मुझे वीडियो। अरे मैंने कहा यार ये वीडियो, अब वो कुछ तो एडिट भी किया गया, मतलब पप्पी भी ले रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। और गनी साहब, समीर के बारे में कुछ बताइए। समीर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका बेटा समीर। समीर का तो क्या है कि वो पहले तो लिटिल चैम्प हुआ था 2006 में, 6-7 में। तो हमने तो ऐसे ही, उसका भाई है इकबाल और अमजद, उन्होंने ले जाके उसको जो है क्या हो गया, एक ऑडिशन में गया, तो ऑडिशन में वो फिर पास नहीं हो पाया वहाँ पे। तो फिर इन लोगों ने उसको लताड़ा पूरी तरह से कि तुम बहुत घर पे तो चाहे करता रहता है, गाता रहता है 24 घंटे में, चैन नहीं मिलता ही। अच्छा। और वहाँ जाके तो ये हो गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। ये तो मुझे अपनी माँ को बोला कि मुझे दिल्ली ऑडिशन होने वाला है, दिल्ली भेजो। तो मैंने रात को उसको चैन से कहा कि कोई बात नहीं, मैं भेज दूँगा, आराम से सो जा। 2 गाने तो उसके बहुत सुपर डुपर हिट चल रहे हैं। एक तो वो कौन सा, एक बेवफा, वो सज़ा प्यार की, वो 2 गाने चल रहे हैं। अभी एक तीसरा जो है गज़ल रिलीज हुई है, जिसमें सोनू निगम जी, शान भी हैं, हरिहरन भी हैं, बाबुल सुप्रियो भी हैं, तलत अजीज़ भी हैं, और अंकित तिवारी भी हैं, और एक अमित मिश्रा है, कोई सिंगर, बहुत बड़ा सिंगर है। अच्छा। और ये कुछ 11 सिंगर हैं।
तलत अजीज है, तो इन्होंने सब ने गाया, जो गजल का गज़ल गाए। इन सब ने ट्रिब्यूट किया है उनको, जगजीत सिंह साहब को, टिप्स ने। तो जगजीत सिंह की सब गज़लें गाए हैं ये लोग। उसमें एक गज़ल जो है समीर भी गाया है। तो अभी 4 गज़लों की वोटिंग करवाई थी, अभी 4 गज़लें रिलीज़ हो चुकी ना, वोटिंग कराई थी। उसके अंदर 71 वोट थे, उसमें 60% वोट जो है समीर को मिले हैं, इतने बड़े दिग्गजों के साथ। तो मुझे देखिए हैरत भी हुई और खुशी भी हुई, क्योंकि उनको तो बहुत कुछ मिले हुए हैं। अब हरिहरन साहब को और तलत अजीज साहब को क्या बाकी रह गया, अभी बहुत कुछ कर चुके हैं वो तो। नहीं, आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, और ये गज़ल जो है बड़ी 2-3 मिलियन हो गए हैं उसके, मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। अली साहब, और ख़ास तौर से मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि समीर जब लिटिल चैम्प बना था ना, उस वक्त भी टिप्स के जो हमारे तुरानी साहब हैं, कुमार तुरानी साहब, उनका मन था कि समीर को आतिफ असलम को साइन किया था उन्होंने उस वक्त। आतिफ असलम जो है टिप्स का ही सिंगर है, टिप्स ने सिंगर बनाया है, इतना बड़ा नाम जो टिप्स के थ्रू हुआ है। हाँ, टिप्स ने साइन किया था। उस वक्त समीर को भी ये साइन कर रहे थे। तो मैंने कहा भी समीर तो जी म्यूज़िक में, जो जी में चैनल में वो साइन था 2 साल के लिए। तो मैंने कहा सर 2 साल के लिए तो वो कर नहीं सकते। तो खैर उनको वो हुआ नहीं। तो उनका मन था कि यार जो बड़ा होगा तो आवाज़ कैसी निकलेगी, तो बाद में उसको ध्यान देंगे। अब ये जवान हुआ तो उसने किसी दूसरी फिल्म का गाना गाया हुआ, उनके पास गया तो सुना कि किसकी आवाज़ है, समीर की। तो समीर को फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। तो अब तुरानी साहब की इतनी बड़ी उसके लिए जो है मोहब्बत है कि ख़ास तौर से ध्यान दिया हुआ है। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, अच्छा ही होगा। नहीं सर, बहुत अच्छा। वो अपने पिता के और अपने चाचा के नक्शे कदम पे चल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, उसके अंदर ये बात ज़रूर है कि वो हर जगह दोनों का हमारा नाम लेता है, प्यार करता है, इज़्ज़त करता है, पैसे वैसे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई लालच नहीं उसको। तो कोई लालच में तो हो सकता है हमको भी भूल जाए, इसलिए लालच से थोड़ा दूर है। काबिल है। अली सर, इकबाल के बारे में बताइए। ये अभी राजस्थान का एक टिप्स राजस्थान चैनल अभी शुरू हुआ है, 1 तारीख से लॉन्चिंग है उसकी, अगली 1 टिप्स राजस्थान। उसमें पूरे राजस्थान का काम मेरा इकबाल संभाल रहा है। मैनेजर, हाँ, ए आर मैनेजर है ये। ऑडियो रिकॉर्डिंग जितनी भी होनी है सभी कलाकारों को राजस्थान में ये देख रहा है काम। गनी साहब, अनूप जलोटा और पंकज उदास, इनके साथ भी काफ़ी काम किया आपने। बहुत ज़्यादा किया बहुत है। ज़्यादा किया। पंकज जी के साथ तो 90% किया है। हाँ, है ना। और दर्जनों, इसके अलावा भी आपने राजस्थान में और पंजाबी कई दर्जनों एल्बम में आप काम कर चुके हैं। ये मिस्टर कबाड़ी में हमने अनूप जलोटा साहब से भजन गवाया है। और वो भजन जो है जब रिकॉर्ड होने वाला था तो प्रोड्यूसर वही थे अनूप जलोटा साहब भी। तो हमारी जो डायरेक्टर है सीमा कपूर जी, वो बोली कि भजन तो जो है वो अनूप जी खुद अपना बना लेंगे, ठीक है। तो हमने भजन को छोड़ दिया, बाकी गाने हम सब बना लिए। तो हमें ही मालूम था कि अनूप जी हमें ही कहने वाले हैं, हमें मालूम है क्यों। अनूप जी बहुत मानते हैं लोगों को, इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा। हाँ, तो बोले कि सीमा जी ने कहा कि अनूप जी सब गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, खाली वो भजन जो है वो बाकी रह चुका है और वो बस आपको बनाना है। तो आप कब दे देंगे और कब क्या हुआ, किसे लिखवाना है क्या? अरे भाई आपने ये क्या किया, भजन है नहीं? तो भजन तो आपको बनाना है, भजन मुझे नहीं बनाना है, भजन अली गनी को ही बनाना है। भजन अली गनी से बेहतर मैं थोड़ी बना सकता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है। भजन तो वो ऐसा बनाएंगे कि मैं तो बेफिक्र हूँ भी कब रिकॉर्ड हो जाए, कब गवाने के लिए बुलाए मुझे, और आप मुझे अभी बनाए नहीं। खैर बाद सीमा जी बोली, अरे वो गणेश साहब वो तो बोल रहे हैं कि आप भी बनाएंगे। मैंने कहा हम तो मालूम था हमें, तो नहीं होने वाला है। तो भजन बना दिया हम लोगों ने। तो भजन उन्होंने गाया और एक भजन वो गाया है। बाकी हम ज़्यादा काम नहीं कर सके उनके साथ, मगर बाकी चीज़ें जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। यानी गपशप मारना, गाना बजाने का प्रोग्राम करना, बैठना उठना, बातचीत, रोज़ व्हाट्सएप पे टच में रहना। 2-3 दिन के बाद तो फ़ोन से बात होनी। और यहाँ आए थे डूंगरगढ़ में तो कम से कम 1 घंटे तक खाली हमारे बारे में भाषण किया उन्होंने। अच्छा। तो हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आए थे कि अनूप जी आए हुए हैं और बोले अली गनी के गांव में आके मैं धन्य हो गया, ये हो गया, वो बहुत बड़े गुणी लोग हैं। तो ये सब बातें इस तरह से वो हमारे बहुत नज़दीक हैं। गनी साहब, बाहर विदेशों में भी आप स्टेज शोज? हाँ, विदेशों में हम लोग तकरीबन, हम विदेशों में
4 दफ़ा लंदन गए हुए हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड मतलब, और अमेरिका भी गए हैं, सूरीनाम गए हैं, और हॉलैंड गए हैं। क्या वहाँ भी गज़ल और इन गीतों के लिए इतनी दीवानगी है? देखिए बहुत ज़्यादा दीवानगी है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा एक चाहत होती है ना। जैसे बीकानेर में हम मिलते हैं तो ज़्यादा ताजुब नहीं होता, और बीकानेर के लोग जब बम्बई में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यार बीकानेर क्या हो यार, बीकानेर क्या हो यार, है ना। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अब एकदम नज़दीक आ जाता है, अब अपनापन लगता है। और जब यहाँ आते हैं वही लोग जो है, अरे भाई जी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, जो वहाँ मिलते हैं तो अलग ही बात हो जाती है, अरे अरे वाह, बीकानेर क्यों आप, हाँ चाहे जान पहचान ना हो, रिश्तेदारी ना हो चाहे, मगर पता चल जाए कि बीकानेर के हैं या जब हम गाँव। कोलकाता होते थे ना तो छोटे छोटे थे हम, तो आरजेएफ के नंबरों की गाड़ी को देख के बहुत खुश होते थे। वो ट्रक चल रहा है बड़ा, वो ट्रक को देख रहे हैं आरजे लिखा हुआ है, यार राजस्थानी गाड़ी है, ये हाल था। वो तो अभी टाइम चला गया खैर। ये होता है अपने देश से, अपने गांव से लगाव, प्रेम। प्रेम, अति प्रेम। अति। प्रेम कितना हो सकता है। अभी देखिए ना, इस दौर में भी हम लोग तो गांव में बैठे हुए हैं, गायें देखिए घर पे लोग खुश हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे दोस्तों में देखिए बीडी कल्ला साहब और जनार्दन कल्ला साहब सारे दोस्त हैं हमारे, इतने बड़े बड़े लीडर। सब लोग बोलते थे कि यार गांव में क्या कर रहे हो गनी भाई, अली भाई आप लोग बीकानेर में बस जाओ। मैं कहा भाई साहब गांव में लगाव है थोड़ा। नहीं सर, वो सही कह रहे हैं, बीकानेर बच जाइए। हैं अब बीकानेर अब क्योंकि अब गांव भी शहर जैसे हो गए। अब गांव मेरे गांव नहीं रहे ना। मैंने कहा था ना, मैंने उस इंटरव्यू में कहा था उधर स्कूल में, मैंने कहा हमारे गांव, जब हम स्टेशन से उतर के जब मोटे वाले टिब्बे से नीचे उतरते थे ना तो गांव दिखता था, तो एक ठाकुरों की हवेली और छोटे छोटे झोंपड़े, तो गाँव आ गया। अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई शहर आया है। तो मैंने कहा गाँव तो हो नहीं रहा, तो अभी शहर में बसना अच्छा है। सूफी संगीत की थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। हंसराज हंस, उनका आपने एक एल्बम झांझरिया, वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। हंसराज हंस जी जो है अभी भी एल्बम के से पहले भी दोस्ती थी उनके साथ। वो हमारा एक एल्बम रिलीज हुआ था, बहुत बड़ा हिट एल्बम, महक। एक महक था एल्बम पंकज उदास का। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके। ये जॉन इब्राहिम साहब का सबसे पहला एल्बम है। हाँ, तो इस एल्बम के रिलीज में हंसराज हंस आए थे। उस वक्त उनका प्रोग्राम चल रहा था एल्बम करने का, तो उन्होंने तय कर दिया था कि ये एल्बम हम अली गनी से म्यूजिक करवाएंगे। अच्छा। वो उनकी अपनी पर्सनल जो है अपनी राय थी, चॉइस थी। और उन्होंने ये कह दिया कि आप किस तरह से भी उनसे काम करवाते हो, और मेरे यहाँ जब आएंगे तो उनको जो है, हम जलंधर में रहते थे तो जलंधर भी हमको बुलाया, वहीं बुलाया उन्होंने। 10-12 दिन अपने पास रखा, बहुत खिदमत, बहुत सेवा। और ये जो अंगूठी देख रहे हैं आप, ये तो प्रूफ मेरे पास ही पड़ा हुआ है। आप वाली किधर है? ये हंसराज हंस जी ने मैं तो रखता ही नहीं। अंगूठी और सोने का चैन, ये दोनों दे के हमको वहाँ से विदा किया था, यादगार के तौर पर। यादगार के तौर पर। हाँ, तो कभी कभी पहन लेते हैं, याद आ जाती है। तो इतनी हमें वहाँ पे खिदमत करी। और सूफ़ी, उनका भी एक रुझान सूफ़ियों की तरह है ना। तो ऐसे उनके साथ एल्बम किया, तो एल्बम बहुत अच्छा चला, बड़ा अच्छा उसके लिए एक्सपीरियंस रहा। और एक उनका गाना था सूफ़ी, कहीं ढोल इश्क दा बजदा है, कोई शहर गली बिच नचदा, कोई शहर गली मज नचदा है, नचदा है, नचदा है, कोई शहर इश्क दा बजदा है, कोई शहर इश्क दा बजदा है। दिल करता है आपको सुनते ही जाए। सही कहता है, मन करता है सुनते ही जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंटरव्यूज़ तो बहुत होते रहते हैं, बहुत चैनलों पे, हमें तो ज़माना हो गया आते जाते, मगर
कभी कभी ऐसा होता है कि यार कुछ म्यूज़िकल बंदे मिलते हैं ना, तो एक जाहिर सी बात है कि अपनी लाइन का कोई बंदा मिलता है तो हर आदमी को खुशी होती है। मिठाई वाले को कोई मिठाई वाला मिलता है तो खुशी होती है। हमें कोई म्यूज़िक समझने वाला कोई बंदा मिले तो आत्मा से फिर वो चीज़ जुड़ जाती है। तो आप भी बहुत म्यूज़िक समझते हैं, आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि जब हम गाते हैं तो आप किस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं ना, तो उसमें मालूम पड़ता है। बड़ा अच्छा लगा, आप भी बहुत म्यूज़िकल इंसान हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं हैं आपका खबर अपडेट अपडेट जो है आपका, ईश्वर करे बहुत बहुत बड़ी अपडेट ही ऊंचाइयों रहे। पे बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाए, कि हमारे बीकानेर का नाम होगा इसमें बहुत बड़ा। और जाहिर है आपका तो काफ़ी बड़ा चल ही रहा है चंदन, ईश्वर का आशीर्वाद। ईश्वर का आशीर्वाद है। आप जैसे लोगों के ऊपर तो ईश्वर ऐसे ही रहता है ना। अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने वाले लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये फिक्स है। सर जाते जाते आपने खूब गज़लें गाई, हाँ। खूब संगीत दिया, जी। जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जाते जाते हमारे दर्शकों को एक भेंट के तौर पे देते जाइए। अच्छा, चलो वो सुना दो जो मांड में भी है, और नौशाद साहब का हमारा आपस में दोनों का बराबर गाना आता था। ये जब पंकज उधास का पहला एल्बम हुआ था ना, जो मुलाकात हुई, उसमें एल्बम हुआ था कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा। वो हमारा गाना पहला सॉन्ग है जिसका वीडियो आया। अच्छा। ये रिकॉर्ड है, किसी गाने का वीडियो नहीं आता था। ये सबसे पहला गाना, इसका वीडियो क्लिप आई इसकी। तो उसमें रेडियो में रोज़ बजता था कि नौशाद साहब का गाना था, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पधारो मरे दे, मान टच का था। ऐसा ही एक सॉन्ग आ रहा है, पंकज उधास साहब लेके आए हैं। अच्छा। अली गनी का म्यूजिक। हो कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, मेरी जागी हुई रातों को उसी की है तलाश, मेरी जागी हुई रातों को उसी की है तलाश, सो रहा है मेरी आँखों में जो सपना बनकर, सो रहा है मेरी आँखों में जो सपना बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर, डन डन, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर।